2024 के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, जिससे ये डिसाइड होगा कि हमारे आने वाले टाइम के अंदर देश जो है वो किस तरह तरक्की करेगा और कौन से सेक्टर में कितना आगे जाएगा। क्योंकि इलेक्शंस के अंदर जो दो बड़ी पार्टीज हैं वो कांग्रेस और बीजेपी हैं, जिससे ये हम देखेंगे कि कांग्रेस के टाइम पीरियड के अंदर और बीजेपी के टाइम पीरियड के अंदर कैसे कौन सी तरक्की हुई और कैसे जो डाटास थे वो नेगेटिव में गए या पॉजिटिव में गए। इलेक्शन के अंदर जो मेन मुद्दे होते हैं वो तो महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यहाँ रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट वगैरह आ जाते हैं। तो अगर महंगाई के बारे में देखा जाए, कांग्रेस सरकार ने 2004 से लेकर 2014 तक राज किया और सेंटर के अंदर पावर में रही है, और बीजेपी ने 2014 से लेकर 2024 तक सेंटर में है। तो दोनों का डाटास को जो मिलाया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा महंगाई रही है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रही है और सबसे ज़्यादा रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो 2004 के अंदर जब कांग्रेस पावर में आई थी तो दिसंबर के महीने में ही 3.78% इन्फ्लेशन रेट था, जो कि काफ़ी सही था। मतलब ज़्यादा नहीं था लेकिन ठीक था, नॉर्मल था। केवल ज़्यादा महंगाई नहीं आ रही थी कांग्रेस के टाइम में जब सेंटर में वो पावर में आई थी। लेकिन उन्होंने अपने रंग दिखाए और 2009 के अंदर ही दिसंबर के महीने में ही जो इन्फ्लेशन रेट था वो आसमान छू गया था, जो कि था 14.97%। और 2010 के स्टार्टिंग के अंदर ही इन्फ्लेशन रेट जो हाईएस्ट था हमारा इंडिया के अंदर वो था 16.22%। मतलब ये जो इन्फ्लेशन रेट था सबसे ज़्यादा था। इन टाइम में सबसे ज़्यादा महंगाई आई थी। 2009 से लेकर 2013 तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट रहा है, और इसी टाइम के अंदर जो कांग्रेस थी वो बहुत अच्छी पावर के अंदर थी। और हम जब आस पास लोगों से बात भी करते हैं तो वो यही बोलते हैं, भाई 2009 से लेकर 2013 तक का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा महंगाई थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम था हमारे लिए। जबकि 2014 के बाद जब बीजेपी सेंटर में आई तो उनके टाइम के अंदर कांग्रेस छोड़ के गई थी 9.13% इन्फ्लेशन रेट, और 2014 की स्टार्टिंग के अंदर ही बीजेपी ने दिसंबर के महीने में 5.86% इन्फ्लेशन रेट हो गया था, और सबसे कम 2017 के अंदर 1.80% इन्फ्लेशन रेट था। और जबकि कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर भी जो इन्फ्लेशन रेट था वो 9% तक पहुंच गया था, जो बीजेपी के टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर किया जाए तो बीजेपी का कोविड के अंदर, जहाँ पे पूरा देश बंद हो चुका था, जहाँ पे लोग ब्लैक के अंदर माल बेच रहे थे, जो दाल 100 रुपए की, 150 रुपए की थी वो 300 रुपए की बेचने पे आ गए थे, तब भी ये इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 9% ही बढ़ा था, 16% तक नहीं गया था जो कांग्रेस इजीली ले गई थी 16% पे। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 2005 के अंदर, जो कि था 8.70%। लेकिन कांग्रेस के टाइम के अंदर भी ये डिक्रीज हुआ, और 2013 के अंदर आते आते ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 8.4% हो गया था, जो ज़्यादा कम नहीं हुआ लेकिन ठीक है, कांग्रेस के मामले में इतना कम हो गया वही बहुत है। उसके बाद देखा जाए 2014 के अंदर ही ये और ज़्यादा डाउन जाना स्टार्ट हो गया था जब बीजेपी पावर में आई थी। तो जो 2014 के अंदर जो डाटा जो था 8.4% पे छोड़ के गई थी कांग्रेस, वही अब 2015 में 7.92%, 2016 में 7.84%, और ये कम होते होते 2019 के अंदर 6.51% पे आ गया था। लेकिन उसके बाद जैसे कोविड आया, एक महामारी सी फैली, और इसके दौरान ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बहुत लोगों ने अपना स्टाफ को आधा कर दिया था, बहुत लोग बेरोजगार हुए थे। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो आई थी वो 2020 में कोविड के टाइम में आई थी, जो कि 10% चली गई थी, जो कि हाईएस्ट था। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पार्टी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई, देश को आगे लेके गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया, जो कि आज के टाइम में लास्ट डाटा जो है हमारे पास 2022 तक का वह 7.33%, जो कि काफ़ी सही है। क्योंकि और अब और भी नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है ग्राफ, क्योंकि अब 2024 के अंदर जैसे इलेक्शन होने के बाद अगर बीजेपी फिर से पावर में आती है तो वो और ज़्यादा स्कीम्स लेके आएंगी, और ज़्यादा रोजगार आएगा, और ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं इंडिया के अंदर आ रहे हैं, जिससे और ज़्यादा ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटेगी। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे कुछ कारण भी होते हैं, जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। अकॉर्डिंग टू NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2010 के अंदर जो रोड थी वो 13.8 किलोमीटर पर डे के अकॉर्डिंग बन रही थी,
लेकिन ये जो डाटा है वो 2013 और 2014 और 2015 के अंदर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जो कि 28 से 30 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है। लेकिन जो हम लास्ट डाटा देखते हैं 2023 का, वो ये बोलता है कि 91 किलोमीटर पर डे रोड्स बन रही है इंडिया के अंदर। जो हाईवेज बन रही हैं, छोटी मोटी जितने भी रोड्स बन रही हैं, वो 91 किलोमीटर पर डे है, जो कि हमारे देश के लाखों पंचायतें जो गांव हैं वो बड़े बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं, जहाँ से ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रही है। जो लोग गांव में थे वो बाहर आके अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर पा रहे हैं। 2005 के अंदर जब कांग्रेस आई थी पावर के अंदर, तो उन्होंने बजट निकाला था रेलवे का, जो कि था 32,000 करोड़ का। जो कि मतलब कांग्रेस अभी आई थी तो उन्होंने सही बजट निकाला अपनी ओर से तो। लेकिन 2012 के अंदर उन्होंने ये बजट को बढ़ाया, उसको 60,000 करोड़ किया। जो लास्ट बजट जो उन्होंने रेलवे के लिए निकाला वो था 63,000 करोड़, जो उनके टाइम के अंदर बहुत हाईएस्ट बजट था। लेकिन रेलवे जो थी फिर भी वहीं पे स्थिर थी, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि 2012 के अंदर भी जो इंडियन रेलवे था वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के अंदर 10वें नंबर पे आ रहा था। जब 2014 के अंदर बीजेपी आई, उन्होंने अपना जो पहला बजट निकाला रेलवे के लिए वो था 1,49,176 करोड़ का, जो रेलवे के अंदर सबसे हाईएस्ट बजट था अब तक का। और जो रेलवे थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, और आज के टाइम के अंदर जो रेलवे है हमारे वर्ल्ड के अंदर फोर्थ सबसे लार्जेस्ट रेलवे कनेक्टिविटी है इंडिया की। और जो लास्ट जो बजट निकला है 2023 के अंदर रेलवे के लिए, वो था 2.55 लाख करोड़ का, जो बीजेपी ने अपने टाइम पीरियड के अंदर सबसे हाईएस्ट बजट दिया। और रेलवे के अंदर भी सबसे हाईएस्ट बजट जो था अब तक का वो 2.55 लाख करोड़ का ही था। अब बात कर लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट्स की। मैं कितने एयरपोर्ट्स हमारे इंडिया में थे। 2005 के अंदर टोटल 50 एयरपोर्ट्स थे, और 2012 तक जो एयरपोर्ट्स थे 74 हो चुके थे, और 2014 तक भी 74 ही रहे, और ज़्यादा कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। लेकिन 2014 के अंदर जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आती है, उनका एम होता है कि 148 एयरपोर्ट्स का उनका एम होता है कि 2019 से लेकर 2020 तक 148 एयरपोर्ट्स कर देंगे, जो कि अचीव भी कर लिया जाता है 2018 तक। लेकिन उसके बाद उनका टारगेट होता है 220 एयरपोर्ट का, जो कि अब भी चल रहा है। उनका ये टारगेट है सरकार का इस टाइम पे कि 2024-25 तक पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 220 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स का बनानी है, जिससे हमारा एयर ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे देश की जीडीपी इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा, जीडीपी बढ़ेगी। जितना भी इस वीडियो के अंदर डाटास के बारे में बताया गया वो एक ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर ही है, और सबके लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। आप उसको एक बार जगह वेरीफाई जरूर कर लेना, जिससे आपको यही पता चल जाएगा कि डाटास जो हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, और कैसे देश ने हमारे ग्रोथ की है। अगर कोई डाटा रह भी जाता है तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और जिससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आने वाले टाइम में आपको किसको और कैसे वोट देनी है, और देश को कैसे आगे लेके जाना है। जय श्री राम, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।